हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास। और आपकी क्लास जो है वो निरंतर चल रही है प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी की सामान्य अध्ययन और साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण सेशन डेली आपकी रात में 9 बजे से होती है, तो सभी लोग आ जाइए। और आज होगा टेस्ट नंबर आपका 18। इसके पहले हम 17 टेस्ट देख लिए हैं। 17 टेस्ट अगर आप पीछे वाला नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा, वहाँ पर सभी आपको क्रम से आपको सारा टेस्ट कराया गया है। आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आपका टेस्ट था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। अभी से ही तैयारी करते रहिए ताकि फिर फॉर्म आवे, एग्ज़ाम हो तो आपको कुछ हड़बड़ाहट ना हो और पूरी तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, चलिए। पिछले बार भी हम लोग जब प्रधान शिक्षक की तैयारी किए थे तो पूरे जोर शोर से किए थे और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ उसमें। प्रधान शिक्षक में आपका सक्षमता परीक्षा की तैयारी हुई थी, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की हुई थी, बहुत लोगों का सफलता मिली उसमें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसमें भी हम लोग जोर शोर से तैयारी करेंगे और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट होगा, है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली अभी क्लास चल रही है रात में 9 बजे से, तो आप डेली आकर के इस क्लास को जरूर कीजिए। आपको बहुत फायदा होगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मात्र दोस्तों इसमें जुड़ने के लिए अभी बस 399 इसमें चार्ज है, तो आप इसमें जुड़ जाइए। ये नंबर दिया गया है आपको 7857824310, जहाँ से आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। और जो भी समस्या हो यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिलेगा, जो भी पीडीएफ नोट्स है वो सारा चीज़ आपको इसी नंबर पे मिलेगा और व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। आपको कोई भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है ना। सारा आपको जो भी तैयारी है आपको उसी पर मिल जाएगा। जो भी क्लास है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिलेगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे आपको मिल जाएगा। चलिए, आपको आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दिख रहा है आप लोग को? चलिए, तो देखिए आज का पहला सवाल क्या है, इसका जवाब क्या होगा। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना। फालतू का कोई कमेंट नहीं करेंगे, बस पढ़ाई से संबंधित जो भी सवाल हो आप कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा। और प्रश्न है कि किस अखबार और पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा अखबार या पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, है ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? ऑप्शन है भरत मिहिर, सोम प्रकाश, पाइनियर, द हिंदू। फर्स्ट का आंसर क्या होगा बताइएगा सब लोग, है ना। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 ईस्वी में, याद रखना है 1878 ईस्वी में दोस्तों ये पारित हुआ था। और इसका जो समर्थन किया गया था वो पाइनियर के द्वारा, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी के द्वारा हो जाए, सी हो जाएगा आपका पाइनियर। ठीक है, याद रखना है। पाइनियर जो था दोस्तों ये किनके द्वारा निकाला गया था ये पत्रिका? तो महर्षि दयानंद सरस्वती, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी, पाइनियर। और इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर आपका। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों ये किसके द्वारा पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन, है ना, ये भी आप याद रखना है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है कि दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किसके शासन काल के दौरान घटित हुई थी? ये जो घटना हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा और अंग्रेजों के बीच आपका ये हुआ था। और ये किसके शासन काल में पूछ रहा है दोस्तों, किसके शासन काल में हुआ था? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा सब लोग, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा का आंसर क्या होगा? दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी के शासन काल के समय
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपका हुआ था 1775 से 1782 में, 1775 से 82 के बीच में हुआ था। याद रखना है, वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था आपका। ठीक है, मराठा और अंग्रेज के बीच में। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर जवाब दीजिएगा, फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चले। कह रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों? उस्ताद मंसूर, बहुत अच्छा सवाल है। उस्ताद मंसूर, ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी में पूछे गए सवाल है और बीपीएससी में जो पूछने की संभावना है उससे संबंधित प्रश्न है, क्योंकि बीपीएससी ही आपकी एग्जाम लेगी तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या होगा? उस्ताद मंसूर जो था ये किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, बताइएगा। तो ये जो था आपका जहांगीर के दरबार में था, है ना, ये जहांगीर के दरबार में था उस्ताद मंसूर। ठीक है, जहांगीर था दोस्तों आपका अकबर का पुत्र था, है ना। जहांगीर कौन था? ये था आपका अकबर का पुत्र, है ना। और अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का। अकबर किसका था? हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और जहांगीर का पुत्र कौन था? जहांगीर का था आपका शाहजहां, है ना। और शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। जो राजा बना था उसके बारे में बता रहे हैं, पुत्र तो और भी थे, है ना। जो मुगल काल में थे आपके जो राजा थे वो आप ध्यान रखना है। बाबर से शुरू हुआ था, दूसरा था हुमायूं, तीसरा था अकबर, चौथा था जहांगीर, पांचवा था आपका शाहजहां और छठा था औरंगजेब। याद रखना है, ये सब क्रम भी कभी कभी सजाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर जहांगीर। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बकाचार्य? क्या होगा दोस्तों द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक? तो 4 का हो जाएगा आपका माधवाचार्य। 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माधवाचार्य। देखिए, ये पूछ रहा है द्वैतवाद, है ना। एक पूछा जाता है अद्वैतवाद, है ना। तो अद्वैतवाद जो थे, अद्वैतवाद इनके प्रतिपादक जो थे वो शंकराचार्य थे। ये भी आपको याद रखना है। अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 5 नंबर कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। दीवान ए कोही, ये विभाग की स्थापना जो किया गया था वो किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? 5 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दीवान ए कोही विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों? लोहार वंश, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? है ना, पुष्यवर्मन या संग्राम राज्य, गोविंद राज्य? क्या होगा? लोहार वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1003 ईस्वी में, ठीक है। और ये हुआ था आपको संग्राम राज्य के द्वारा स्थापना किया गया था। तो ये संस्थापक हो जाएंगे संग्राम राज्य। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है 9 बजे डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप आराम से क्लास में जुड़ जाइएगा, आपकी तैयारी होते रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था दोस्तों? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? अमरनाथ, तारकनाथ या तारानाथ या विलियम जोन्स? 7 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा तारानाथ, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिंदुसार जो था दोस्तों ये मौर्य वंश का राजा था, है ना। याद रखना है ये मौर्य वंश का था। आपको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था आपका बिंदुसार,
चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद राजा कौन बना था? अशोक, है ना। बिंदुसार के बाद बना था आपका महान अशोक। याद रखना है ये किस वंश का है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक भी पूछता है आपको तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त का ये बेटा था और बिंदुसार का बेटा अशोक। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में, तंजौर में, एलोरा में या मान्यखेट में? ये भी पूछेगा दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, है ना। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था और ये है कहाँ? क्या होगा 8 का? देखिए 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजौर। तंजौर में दोस्तों ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। चोल वंश का राजा था, ठीक है। चोल वंश का राजा था, याद रखना है, राजराज प्रथम। चोल वंश का राजा था, उसका नाम था राजराज प्रथम। इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। याद रखिएगा तंजौर में है आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको, चलते हैं 9 नंबर। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है दोस्तों? कन्याओं की, कौन सा वो वेद है दोस्तों जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? टोटल वेद कितने हैं? 4 है। वेदांत कितने हैं? है ना, वेद 4 हैं और वेदांत कितने हैं? 6 है दोस्तों। उपनिषद कितना है? उपनिषद की संख्या 108 है। पुराण कितने हैं? 18। याद रखिएगा ये सब, ठीक है। तो कौन सा वो वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ना। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। याद रखिएगा सबसे प्राचीन वेद यही है। आज से 3500 साल पहले इसको लिखा गया था। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है दोस्तों ये गद्य और पद्य में लिखा गया है, याद रखिएगा। अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना से संबंधित वर्णन की गई है और सामवेद में संगीत से वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद ही दोस्तों कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, है ना। बताइएगा, वैदिक काल में जीवन भर दोस्तों जो महिला अविवाहित रहती थी उसको क्या कहा जाता था? कुटनी या फिर शाश्वत या फिर अमाजू या फिर विषपति, क्या कहते थे उसको? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर हो जाएगा आपका अमाजू, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। बहुत बढ़िया प्रश्न है 11 नंबर। देखिएगा कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बताइए दोस्तों वो कौन सा ग्रह है ना, जिसका विशिष्ट गुण है उसका चुंबकीय क्षेत्र? क्या होगा? मंगल है, बुध है, शुक्र है या शनि है? देखिए हमारा जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल के अंतर्गत सारे ग्रह, उपग्रह, है ना, तारा, उल्कापिंड सभी आते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ग्रहों की संख्या कितनी है। मान लीजिए ये सन है ना। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है दोस्तों? ये बुध है, सूर्य से नजदीक। बुध के बाद कौन सा है? बताइएगा। शुक्र। बुध के बाद शुक्र। उसके बाद है आपका पृथ्वी, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी। फिर है दोस्तों आपका मंगल, है ना। मंगल है और मंगल के बाद क्या है? क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका बृहस्पति, है ना। उसके बाद है आपका बृहस्पति। उसके बाद है आपका शनि, ठीक है। उसके बाद शनि। उसके बाद है आपका अरुण, है ना। उसके बाद अरुण और उसके बाद है वरुण। ये 8 ग्रह का क्रम आप याद रखिएगा सूर्य से, है ना। सूर्य से ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा 8 ग्रह का, ठीक है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। इसमें पूछा जाएगा। और इसमें पूछा जाएगा क्या कि वो बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बुध ग्रह के 0 उपग्रह है, एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल का, है ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको चंद्रमा पता ही है। मंगल का मात्र 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। सबसे अधिक उपग्रह जो है वो बृहस्पति का है दोस्तों। वर्तमान में शनि आगे निकल गया है,
है ना, शनि का सबसे ज्यादा आपका उपग्रह है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। एक पूछा जाता है वो कौन से दो ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह वाला जो है दोस्तों ये, है ना, ये आपको बृहस्पति और मंगल के बीच में ये आपको क्षुद्र ग्रह दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण जो है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों आपको बृहस्पति में है ना। कभी कभी बुध यहाँ पर दे दिया था, इसको बृहस्पति कर देते हैं, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, बृहस्पति ग्रह में दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र है आपका। आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। काट दिए इसको, है ना, बी सुधार लीजिएगा, बृहस्पति। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखना है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सौर मंडल से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। देखिए जो ज्वालामुखी होता है ना, ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, और एक होता है आपका मृत ज्वालामुखी। तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय मतलब जिससे हमेशा निरंतर क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है ना, मैग्मा निकल रहा है। सुषुप्त मतलब कभी कभी इसमें से निकलता है, और मृत मतलब ये मर चुका है, इसमें से बहुत दिनों से नहीं निकला है, अब इससे ज्वालामुखी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ना, ये कैसा ज्वालामुखी है, याद रखिएगा ये सक्रिय है। ठीक है, ये सक्रिय है, इससे निरंतर दोस्तों लावा निकल रही है ना, इससे निरंतर लावा निकल रही है। इसको क्यों कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि जब रात में हो दोस्तों, है ना, रात में क्या होता है ना कि ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसे जब लावा फूटता है तो बहुत प्रकाश निकलता है। ठीक है, और ये जो भूमध्य सागर है ना, ये पूरा क्या हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, याद रखिएगा। एटना ज्वालामुखी दोस्तों आपसे पूछेगा, कई बार पूछा है, एटना ज्वालामुखी कहाँ है, सिंपल पूछेगा ये है कहाँ, तो एटना भी इसी के बगल में ही है, स्ट्राम्बोली से ज्यादा दूर नहीं है, इटली में है ना, इटली में पड़ता है आपको एटना ज्वालामुखी। ठीक है, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये आपका है जापान में। ठीक है, फ्यूजियामा जो है ये कहाँ है, जापान में है, याद रखिएगा, है ना। और जो आपका कोलीमा है ना, कोलीमा जो ज्वालामुखी है ये है आपका मैक्सिको में। ठीक है, ये है कहाँ, मैक्सिको में पड़ता है। ये सभी पूछेगा आपसे, पूछा जाता है कि कहाँ है, किस प्रकार का है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आसवान बांध। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा आसवान बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध कई बार पूछेगा कि आसवान बांध किस देश में है ना, किस देश में है, तो वो हो जाएगा मिस्र। किस देश में है दोस्तों, मिस्र में है। और ये किस नदी पर है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पर ये बनाया गया है आसवान बांध, मिस्र में। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, बताइएगा कृष्णा की सहायक नदी। देखिए कृष्णा जो नदी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की। ये कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से निकलती है और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदी है ना, कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, अच्छा नदी पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर कूट में दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, 14 का आंसर क्या होगा। देखिए मूसी नदी ये कृष्णा की सहायक है, कोयना नदी भी कृष्णा की सहायक है, दूध गंगा भी कृष्णा की सहायक है, इसके अलावे तुंगभद्रा, इसके अलावे दोस्तों तुंगभद्रा नदी, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा की सहायक है।
है ना। इसके अलावे है भीमा, है ना, भीमा नदी, भीमा भी कृष्णा की सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। जलांगी नदी इसकी सहायक नहीं है, 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये जलांगी नदी जो है ना, ये किसकी सहायक है? जलांगी नदी जो है दोस्तों, जो गंगा नदी है हमारी, है ना, जो गंगा नदी हमारी है, इसको समझिएगा, जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा। और इसमें एक छोटी सी नदी मिलती है जलांगी, तो ये पद्मा की सहायक नदी है। ठीक है, उतना ज्यादा डीप में जल्दी नहीं पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मॉनसून के कारण होता है? तो ये तो काफी अच्छा प्रश्न है ना। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो किस मॉनसून के कारण होता है? अभी तो कोई मॉनसून नहीं है भारत में। मॉनसून कब आता है? भारत में मॉनसून की अगर बात की जाए, भारत में अगर मॉनसून की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले जो भारत में मॉनसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मॉनसून, है ना। दक्षिण पश्चिम जो मॉनसून है, इसी के वजह से भारत में दोस्तों, है ना, 95% से ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये इसी मानसून से, जो हम लोग बरसात का मौसम कहते हैं, खरीफ मौसम कहते हैं, है ना, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। सबसे पहले ये कहाँ आती है दोस्तों? तो ये है केरल राज्य। ये कौन सा राज्य है? केरल। तो केरल में ये सबसे पहले आती है। कब आती है? तो 1 जून को आती है। याद रखिएगा कब आती है ये मानसून? 1 जून को ये मानसून आती है। और ये जो मानसून आने के बाद ये 2 भागों में बट जाती है। एक तो ये अरब सागर है कि नहीं? एक है ये अरब सागर, और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, है ना, इधर है बंगाल की खाड़ी। समझिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब मानसून आती है तो ये आपको पश्चिमी घाट पर्वत है ना, इसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। इसी को कहा जाता है सह्याद्री भी। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री है। इससे टकराने के बाद ये जो मानसून है ये 2 भाग में बट जाती है। एक चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, और एक यही पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे दोस्तों आगे मानसून बढ़ने लगती है आपका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। पूरे भारत में जो मानसून है वो 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है ना। पूरे भारत में मानसून 15 जुलाई तक आपका सक्रिय हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, हिंद महासागर की शाखा। तो जो बिहार में जो आपका बारिश होगा, यहाँ पर बिहार है ना, तो बिहार में जो बारिश होगा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है आपको बिहार में। ये आपको याद रखना है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? तो कौन से मानसून के कारण होता है सर्वाधिक? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हम इस क्वेश्चन को दोस्तों आपका जब भारत का भूगोल जो मानचित्र के द्वारा पढ़ा रहे हैं उसमें आपको समझाए हैं हम, है ना। भारत का भूगोल जो मानचित्र के द्वारा पढ़ा है ना, उसमें हम आप लोग को समझाए हैं सारा जो भारत के पड़ोसी देश है, सभी 7 पड़ोसी देश है ना भारत के। तो जैसे पाकिस्तान कितने राज्य से लग रही है, कौन कौन राज्य से लग रही है? अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, है ना, कौन कौन राज्य से सीमा लगती है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से लगने वाला 5 गो है ना। बांग्लादेश से कितना राज्य लगता है? 5। अगर आप बांग्लादेश को देखिएगा तो चलिए ये रहा आपका बांग्लादेश का मानचित्र। ये है दोस्तों बांग्लादेश, है ना, ये वाला है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कितने राज्य का लगता है ये आप हमको बताइए। जैसे देखिए ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद ये असम हो गया। असम के बाद यहाँ पर मेघालय है ना, असम के बाद मेघालय है। यहाँ पर दोस्तों आपका त्रिपुरा है और ये वाला है आपका मिजोरम। ठीक है, तो 5 राज्य से लगता है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश आपका। ठीक है, पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, और भी जो राज्य है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर।
17 नंबर कह रहा है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। भारत और जो चीन है इसके बीच जो सीमा रेखा है उसको नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों ये कहाँ पे है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा पड़ता है भारत और चीन का, तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसी को कहते हैं मैकमोहन लाइन। और इसका जो निर्धारण हुआ था ये 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत और जो आपका पाकिस्तान है इसके बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। और उसका निर्धारण हुआ था आपका 1947 में आजादी के समय। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या लघु हिमालय, क्या होगा। देखिए शिमला जो है ना, और ये क्वेश्चन से संबंधित एक बार और बताए थे, मनाली जो है ये आता है दोस्तों लघु हिमालय में। हमारा जो हिमालय है ये कितना श्रेणी है हिमालय का, तो 3 श्रेणी में बटा हुआ है हमारा हिमालय। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को ही हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय को ही हिमाचल या लघु हिमालय कहते हैं, और जो सबसे दक्षिण वाला है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये जो है आपका ये पड़ता है लघु हिमालय में। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर। 19 नंबर है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, 1960, 1962, 1965 या 1969। सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपका 1965 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी है ना, बीएसएफ 1965। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ है ना। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं, बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता होगा प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, दक्षिण वाला भारत, यही इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। 3 ओर से जल, 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल, 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल से घिरे हुए क्षेत्र को ही प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रायद्वीप है, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो हिम युग में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था ये बताना है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसिन हिम युग होगा। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्लीस्टोसिन हिम युग। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, भू मतलब जमीन और ताप मतलब कहीं कहीं जो गर्म होता है और उससे जो ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, उसी को भूतापीय ऊर्जा। बहुत जगह जो है दोस्तों जहां पर बहुत गर्म पानी का स्रोत निकलते रहता है पहाड़ों में से, आप देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि राजगीर में है ना, ब्रह्मकुंड है। ठीक है, तो वहां से हमेशा गर्म पानी निकलते रहता है। तो वो क्यों निकल रहा है, तो भूतापीय ऊर्जा के वजह से ही वो निकल रहा है। कहीं ना कहीं वो जो पानी गुजर रही है किसी गर्म क्षेत्र से वो गुजर रही है, और किसी उससे गुजरने की वजह से वो पानी क्या हो रहा है, गर्म हो रही है ना। और उससे जो ऊर्जा होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बताइए, कह रहा है कि किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया जाएगा। देखिए गोदावरी डेल्टा में भूतापीय क्षेत्र है, हिमालय में भी है, पश्चिमी घाट में भी है। गंगा का जो डेल्टा है ना, गंगा का जो डेल्टा है इस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याद रखना है। लद्दाख में है एक पूगा घाटी, कई बार पूछता है कि लद्दाख का जो पूगा घाटी है, लद्दाख में है पूगा, पूगा घाटी, ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और एक और है आपका हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में है मणिकरण, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है
और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप 399 चार्ज लगेगा। उसके बाद सारे मटेरियल आपको मिलते रहेंगे 78 57 82 43 10 फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से इस नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे लोग वहां पर जुड़ गए हैं, फटाफट जुड़ जाइए, अभी ऑफर है। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों तो ये फिर आपका फी बढ़ जाएगा, है ना, फिर इतने में आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका 22 नंबर, कोई मंथली चार्ज उसमें आपको नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजनीति की रपटीली राह पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बढ़िया पुस्तक है ये राजनीति की रपटीली राह। ये हमारे बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, इन्हीं की पुस्तक है ये राजनीति की रपटीली राह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर के सी नंबर आपका, ठीक है, याद रखना है। देखिए अटल बिहारी की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी आप याद रखिएगा, मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं जो है ना, ये भी अटल बिहारी की एक पुस्तक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, मेरी 51 कविताएं। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर की पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं ये बताइएगा। 18 मार्च, 24 अप्रैल, 23 मई, 18 अप्रैल, क्या होगा? कल कौन सा दिवस है ना, कल कौन सा दिवस है बताइएगा। कल जो है वो कल कई तारीख है, 22 अप्रैल, है ना, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है कल। ठीक है, कल कौन सा दिवस है, इसका आंसर क्या होगा? 18 नहीं 24 अप्रैल, है ना, 18 नहीं 24 अप्रैल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कल है दोस्तों पृथ्वी दिवस, है ना, कल कौन सा है, बहुत बढ़िया है, पृथ्वी दिवस है कल आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? एम विश्वेश्वरैया, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, विकास शेखावत। 24 का क्या होगा? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो हुआ था ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा 25 नंबर, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, करेंट अफेयर में भी हमेशा एग्जाम में पूछता है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना, थोड़ा सा नहीं अगर पूछ देता है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा तभी आप बना सकते हैं। किसको नहीं शामिल करते हैं? तो मानव विकास सूचकांक में दोस्तों शिक्षा को तो शामिल किया जाता है ना, प्रति व्यक्ति आय को भी उसमें शामिल किया जाता है, और जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है, जनसंख्या को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, और उसमें शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है कि किस अनुसार से लोग हैं, है ना, उसके बाद निकाला जाता है। भारत अभी दोस्तों कितने नंबर पर है? अगर भारत पूछा जाए 2025 में कितने नंबर पर है भारत इसमें? भारत अभी जो इसमें है 134वें नंबर पर है, याद रखना है। भारत कितने नंबर पर है? बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब है भारत की स्थिति, है ना, भारत की स्थिति बहुत खराब है, 134वें नंबर पर भारत, याद रखना है, करेंट अफेयर में भी आपको पूछेगा ये। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों आपका 1951 से लेकर के 56 तक चला था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये किस मॉडल पर आधारित था, है ना,
ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल याद रखना है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस, है ना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो हैरोल्ड डोमर पर था आपका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण दोस्तों किस क्षेत्र में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या फिर दोनों में? ए या बी दोनों में। देखिए कई बार आपको बताए हैं कि प्राथमिक में क्या आता है दोस्तों? प्राथमिक में कृषि आएगा, है ना, वानिकी आएगा, आपको मत्स्य आएगा, खनन आएगा, ये सारे जो चीज है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है वो आता है निर्माण उद्योग। तो यहाँ पर निर्माण उद्योग तो हमसे पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। और तृतीयक में क्या आता है? वो सेवा क्षेत्र आता है। तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? हम सेवा दे रहे हैं आप सभी लोग को, तो ये तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा आपका। ठीक है। बैंक, बैंक क्या कर रहा है? सेवा देता है, तो वो भी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। परिवहन, परिवहन क्या है? हमें सेवा मिलती है परिवहन से, वो भी तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना। संविधान सभा के द्वारा जो गठित हुआ था उसमें जो सलाहकार समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये बताइएगा। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति अगर पूछे तो वो हो जाएगा आपका बी आर अम्बेडकर, है ना। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर संविधान सभा पूछे तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा, संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे राजेंद्र प्रसाद दोस्तों? तो 11 दिसंबर 1946 को, है ना। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को बने थे। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, हमारे देश में राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है दोस्तों वो अमेरिका से, रूस से, कनाडा से, आयरलैंड से, कहां से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। ठीक है। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, है ना। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, याद रखिएगा। और आपका आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय शासन प्रणाली लिया गया है ना। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, बहुत सारा चीज है जो आपको लिया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णन है? देखिए आपको 12 सूची में जब भी आता है अनुसूची से संबंधित तो 12 अनुसूची है टोटल। अभी वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? 12। ये 12 अनुसूची याद रखिएगा, एक आगो एग्जाम में आपको पूछ लेगा और बहुत आसान है। आपको हमसे यहाँ पर पूछ रहा था दोस्तों क्या कि शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण बस याद रखना है वो है आपको किस अनुसूची में, ये बताइएगा। शपथ ग्रहण किसमें है? तो शपथ ग्रहण है वो आपका तीसरी अनुसूची में, है ना। शपथ ग्रहण जो है वो तीसरी अनुसूची में है। और अगर कहता कि दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी में है दोस्तों वेतन भत्ता। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ता, याद रखिएगा, है ना। चौथी में क्या है? तो चौथी में है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितना सीट मिलेगा, है ना। और चौथी हो गया। पांचवी में क्या है? पांचवी में है आपको SC ST, है ना। SC ST बस याद रखना है, काम हो जाएगा आपका। ठीक है। छठा में क्या है? तो AMTM, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, है ना। असम, मेघालय। सातवां अनुसूची में क्या है? सातवां अनुसूची याद रखना है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ, राज्य और समवर्ती, ये हो गया 7वीं अनुसूची में। ठीक है। 8वीं में क्या है? भाषा। 8वीं में क्या है? भाषा।
और 9वीं में क्या है, नियम, भूमि सुधार कानून, 9वीं में नियम, और 10 में है दल बदल, 10 में दल बदल। 11वीं में क्या है, पंचायती राज, है ना, 11वीं में पंचायती राज है, और 12वीं में नगर निगम। बस याद हो गया, ठीक है। और पहला में क्या था, पहला में था आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दूसरा में याद रखिएगा वेतन, तीसरा में आपका हो गया शपथ है। ये 12 याद रखिएगा, एक आगो आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, है ना। चलिए बस आप वीडियो देखते रहिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम धीरे धीरे करके आपको सब याद करा देंगे, है ना। बस आपको क्या करना है, डेली पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। 2-4 वीडियो देखने से, 2-4 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप ना देखे जो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखना है तो पूरा देखिए, उसके बाद मजा आएगा। अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है। क्रम पूछ रहा है दोस्तों कि जो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हैं उनमें जो अभी द्रौपदी मुर्मू है, और आपके ये क्या नाम है इनका, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का नाम अभी है जगदीप धनखड़, है ना। तो ये जगदीप धनखड़ जो है कितने नंबर के हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो जो हमारे राष्ट्रपति है दोस्तों ये 15वें नंबर के हैं, है ना, और जो उपराष्ट्रपति हैं ये 14 नंबर के हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, है ना, याद रखना है। अभी राष्ट्रपति हैं आपके कौन, तो द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। देखिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार भी मांग कर रहा है ना, बहुत सारा उसका रूल रेगुलेशन होता है विशेष राज्य के दर्जा के लिए। बिहार को तो मुश्किल है, विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, है ना। और तो कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर, डोमर फॉर्मूला, महालनोबिस फॉर्मूला, रंगराजन फॉर्मूला या गॉडगिल फॉर्मूला, किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है, ये बताइएगा दोस्तों। 32 का क्या होगा, 32 का आंसर हो जाएगा गॉडगिल फॉर्मूला, है ना, गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, या 31 मई 1952, या 23 जून 1951। 33 का क्या होगा, देखिए भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना जो अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मई 1952, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 नंबर है कि पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है। देखिए पंचायती राज संबंधी प्रमुख जो समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, जीवी राव है, एल.एम. सिंघवी है, ये जितने समिति है ना ये पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। हमारे जो देश में पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, आपको पता है ना। और ये जो पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर मिलान गलत है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ये सही है ना। और इसी आधार पर हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही। अशोक मेहता समिति 1977 ये भी सही है। जी.वी.के. राव समिति 1985 ये भी सही है। एल.एम. सिंघवी समिति 1988 गलत है, ये हो जाएगा 1986, हाँ ना। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 होगा दोस्तों, 1988 गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल, है ना, हमारा जो चीन चोर है इसका राष्ट्रीय खेल बताना है। तीरंदाजी है, टेबल टेनिस है, जूडो है, या वॉलीबॉल है। क्या होगा चीन का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल तो सबको पता है हॉकी है ना। तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है वो हो जाएगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, हमारा जो पड़ोसी है ना भूटान, भूटान जो हमारा पड़ोसी है उसका तीरंदाजी है दोस्तों। जूडो किसका है, जापान का, जूडो किसका है, जापान का है। और वॉलीबॉल किसका है, श्रीलंका का, वॉलीबॉल किसका है, श्रीलंका और नेपाल का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में, ठीक है। भारत पहला बार स्वर्ण पदक पूछ रहा है,
स्वर्ण पदक ध्यान रखिएगा, तो 1928 में भारत सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक 1928 में ये जीता था हॉकी में। ठीक है, अगला सवाल है आपका 37 नंबर कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? बताइएगा, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस, उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होता है? बताइएगा 38 का क्या होगा, है ना? विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या बी और सी? इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर, रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, क्या होगा? जलवाष्प, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। देखिए नाइट्रिक नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रिक नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी कौन यहाँ पर नहीं है? शार्क, चूहा, चमगादड़, सभी? 40 का क्या होगा? देखिए चूहा, चमगादड़, सभी, शार्क। कौन स्तनपायी नहीं है? चमगादड़ तो स्तनपायी है, चूहा भी स्तनपायी है, शार्क हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो स्तनपायी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? बताइए दोस्तों, मानव मूत्र का एक सामान्य घटक कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य नहीं पूछ रहा है, असामान्य घटक एल्ब्यूमिन, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, एल्ब्यूमिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? ये बताना है, 42 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 वाट, है ना, 15,000 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? किसे विलियन भी कहा जाता है? यौगिक को, समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को, या संश्लेषण को? क्या होगा दोस्तों 43 का? समांगी, किसे विलियन भी कहा जाता है? तो हो जाएगा समांगी मिश्रण को, ठीक है, इसको विलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 44, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि पूछ रहा है, कितना होता है? 24 घंटा, 36 घंटा, 30 दिन, या 365 दिन? 44 का क्या होगा? तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है 24 घंटा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है ना, अपने अक्ष पे जो हमारी पृथ्वी घूम रही है वो कितने देर में घूमती है? तो पृथ्वी भी 24 घंटा में घूमती है, और इससे क्या होता है दोस्तों, है ना, जो घूमती है इसको घूर्णन गति कहते हैं, है ना, इसको घूर्णन कहते हैं, और इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, घूर्णन गति से दिन और रात। और जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति समझते हैं? परिक्रमण गति यानी कि जो सूर्य के चारों ओर जो घूम रही है 365 दिन जो समय लगता है, इसको कहते हैं परिक्रमण। और परिक्रमण से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कह रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर
उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइएगा क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि शून्य हो जाएगा? तो चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा नंबर है दोस्तों जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, तो सब लोग इसमें जुड़ जाइए। मात्र अभी 399 ऑफर है। वैकेंसी बहुत जल्द 2-4 दिन में हम उम्मीद है कि आ जाएगी। ठीक है, तो फोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको इसमें जुड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है या विद्युत चुंबकीय है? एक्स किरणें, है ना, एक्स किरणें जो है ये किस प्रकार के तरंग है बताइएगा क्या होगा 46 का? तो एक्स किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? है ना, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, याद रखिएगा 47 का क्या होगा? समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाएगा तो इसकी संख्या हो जाएगी अनंत दोस्तों, है ना, 1 2 4 नहीं होगा, अनंत होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? बताइएगा, वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर होता है? अवतल, उत्तल या बाइफोकल लेंस? क्या होगा 48 का? 48 का हो जाएगा वर्णांधता जो है ना, इसका कोई भी उपयोग नहीं है ना, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से किसी भी के उसमें उपयोग नहीं आएगा वर्णांधता में। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस कौन सा है? ठीक है, निष्क्रिय और सक्रिय याद रखना है। निष्क्रिय गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। निष्क्रिय गैस आर्गन, है ना, ये आर्गन जो है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में यही है। और इसका परसेंटेज कितना है वायुमंडल में? 0.93% दोस्तों, है ना। आर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है और आर्गन की मात्रा सबसे अधिक है। और लास्ट प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? जी हाँ, जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, है ना, तो हरा रंग किसके वजह से दिखता है? स्ट्रांसियम के वजह से, सोडियम या बेरियम के वजह से? 50 का क्या होगा? हरा रंग जो दिखता है वो किसके वजह से दिखता है? वो दिखता है बेरियम के वजह से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ आपको वन लाइनर भी दिए गए हैं, है ना, ये वन लाइनर आपको हम पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे, वहां से इसको जरूर पढ़िएगा। ये सारे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बीपीएससी पूछता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो इसको जरूर आप देखिएगा। ये सारा मैं डेली बाय डेली थोड़ा थोड़ा करके मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को देते रहता हूँ, ताकि आप यहाँ से पढ़ते चलिए। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण टेस्ट। कैसा लगा आप लोग बताइएगा, है ना। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में आपको दे देंगे, तो इस ग्रुप में आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, है ना। वहाँ पर सारे मटेरियल आपको, नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये नंबर है 7857824310। ठीक है, और दोस्तों आपको सिर्फ इसमें एक बार चार्ज लगेगा 399, और कोई मंथली चार्ज इसमें बार बार आपको नहीं लगेगा। बस एक बार आपको 399 अभी लगेगा, तो अभी जुड़ जाइए। और इसमें फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। हमारा नंबर दिया गया है फ़ोन पे, गूगल पे, यही नंबर है। ठीक है, जिस नंबर से आप देख रहा है तो यही आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। और स्क्रीनशॉट इसमें ज़रूर आपको भेजना है, तभी आपको फिर ग्रुप में जोड़ा जाएगा, तब ना पता चलेगा कि कौन पेमेंट किए कौन नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। फिर मिलेंगे हम लोग कल। गुड नाइट सभी लोगों को, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बहुत गर्मी है कि नहीं? आप सभी के लिए निरंतर क्लास से चल रही है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके मित्र हैं,
जो तैयारी करते हैं उनको शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।